सुबह के 4 बजे राधिका, ममता, ज्योति और पलक मोहल्ले के बीचों बीच ढोल नगाड़े बजाने लगे। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला अपनी बालकनी में आ गया। अरे इन चारों ने जो है हमारी नाक में दम कर रखा है भाई, है? हम मोहल्ले वाले कई महीनों से सो नहीं पाए इनकी वजह से। चाचा, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे इन सबके मुंह तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मुंह चलाने से तो अच्छा आप अपने पैर चलाओ, नीचे आओ और नाचो हमारे साथ। मोहल्ले वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन वो चारों बहुएं तेज नगाड़े बजाने में लगी हुई थी। उन लोगों ने नगाड़ा इतनी तेज बजाया कि अचानक नगाड़ा फट गया। अचानक सभी मोहल्ले वाले नीचे आए और उन चारों की तरफ दौड़ पड़े। इतने में चारों बहुओं ने अपनी साड़ी उतारकर सड़क पर फेंक दी। नीचे उन्होंने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी। इसके आगे क्या होगा, ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसके पीछे क्या हुआ। कुछ सालों पहले राधिका, ममता और ज्योति और पलक चारों एक साथ ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। राधिका, सुहागरात जल्दी मना लेते हैं क्योंकि 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने। कल बहुत अर्जेंट काम है मुझे, जल्दी जगा देना प्लीज। अजय ने लाइट बंद कर दी। सुहागरात की अगली सुबह चारों भाई जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आ गए, लेकिन उनकी बीवियों का कोई अता पता ही नहीं था। माँ, पिताजी, भैया, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, ये चारों कहाँ रह गई? हमसे क्या पूछ रहे हो तुम चारों? चलो भैया, अपने अपने कमरे में देख कर आते हैं, शायद नहा रही होंगी। चारों अपने अपने कमरे में गए तो देखा कि सबकी बीवियां सो रही थीं और इतनी बेहोश होकर सो रही थी कि सबके मुंह से लार टपक रही थी। चारों उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर चारों भाई बाहर आ गए। माँ, पिताजी, आप लोगों ने हम चारों की शादी किन आलसी लड़कियों से करवा दी है? चारों तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ बेचकर सो गई हैं। भैया चलो, नाश्ता हम लोग ऑफिस में ही कर लेंगे वरना लेट हो जाएगा। चारों भाई बिना नाश्ता किए ही ऑफिस निकल गए। भाग्यवान, अपनी बहुओं को उठा दो जाकर। सास बारी बारी जाकर सभी बहुओं को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं उठी। दोपहर के 12 बजे चारों सोकर उठी। नहा धोकर 1 बजे बाहर आई। अरे सासू माँ, ससुर जी, हमारे पति काम पर चले गए। अगर वो तुम चारों का इंतजार करते रहते तो उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती। ये कोई टाइम है उठने का? सासू माँ, मुझे देर तक सोने की आदत है। शादी से पहले मैं सुबह 3 बजे तक मोबाइल ही चलाया करती थी, तो वही आदत अभी तक पड़ी हुई है। देखो बहू, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ससुर जी, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगले दिन भी यही हुआ, फिर एक रोज। तुम चारों को अगर 12 बजे सोकर उठना है तो अपने अपने मायके चली जाओ। जब जल्दी उठने की आदत पड़ जाए तभी वापस आना, समझी? दोपहर के वक्त चारों बीवियां एक साथ छत पर इकट्ठा हुई। भाभी, हमारे ससुराल वाले तो दिन रात हमें ही ताने दिया करते हैं। अब क्या करें कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। अभी तक इन लोगों को हमारी देर तक सोने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमारे जल्दी उठने से इन्हें दिक्कत होगी। अगली सुबह चारों बीवियां 4 बजे उठ गई और मंदिर के सामने जोर जोर से घंटा बजाने लगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और जोर से घंटा बजाओ, इतनी जोर से बजाओ कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। भाभी, मैं थाली लेकर आती हूँ। अब चारों मिलकर जोर जोर से घंटा, थाली सब कुछ बजाने लगी, जिससे पूरे परिवार की नींद खुल गई। यहाँ तक कि कुछ मोहल्ले वाले भी उनके घर आ गए। बहन जी, आपकी बहुएं पागल हो गई हैं क्या? इतनी जोर जोर से घंटा तालियां बजाने की क्या जरूरत है? बहू, इतनी भी जल्दी उठने को नहीं कहा था मैंने, और अगर उठ भी गई थी तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, हम अगर सुबह उठते हैं तो ऐसे ही भगवान की आरती करते हैं। अरे लेकिन थाली बजाने की क्या जरूरत है भाई? और इतना बड़ा घंटा क्यों ले आई? घर में छोटी घंटी रखी जाती है, ना कि इतना बड़ा घंटा। चलो यार, आज तुम्हारी नींद ही खराब हो गई। कल से याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे मोहल्ले में। समझा देना अपनी बहू को। इतना बोलकर मोहल्ले वाले वहां से चले गए। खैर, आरती करने के बाद चारों ने अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाया। चलो, कम से कम इसी बहाने आज पहली बार समय से पहले नाश्ता तो मिला। पिताजी, अब हर सुबह आप लोगों को टाइम पर ही नाश्ता मिलेगा। खैर, नाश्ता करके चारों भाई काम पर चले गए। दोपहर को चारों बहुएं एक साथ फिर से कमरे में इकट्ठा हुई। अब कल का प्लान सुनो। हम लोग मार्केट से बड़े बड़े स्पीकर ले आते हैं। वो स्पीकर बालकनी में रखकर सुबह 4 बजे बजाएंगे और डांस भी करेंगे, लेकिन गाने भक्ति बजाएंगे ताकि कोई हमें कुछ कह ना पाए भगवान के नाम पर।
ऐसे वो चारों सुबह 4 बजे उठ जाती थी और जोर जोर से आवाजें करने लगती थी। कभी घंटी बजाती थी, कभी स्पीकर, कभी सीटी, तो कभी माइक से जोर जोर से भजन गाने लगती थी, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान हो गया था। फिर एक रोज, अभी तक हम लोग जो भी करते थे घर के अंदर करते थे, कल सुबह हम लोग घर के बाहर निकलेंगे। अगली सुबह वो लोग बाहर निकलकर सड़क पर जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगे। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। गांव वाले उन चारों को दौड़ा रहे थे और चारों बहुएं जीन्स टी शर्ट में भाग रही थी। तभी कुछ औरतों ने उन्हें आगे से घेर लिया और पकड़कर मोहल्ले वापस ले आए। वहां पर उनके पति, सास, ससुर सब बाहर आ गए। इन चारों बहुओं की हरकतें देख लो, जीन्स टी शर्ट पहनकर बाहर बेशर्मी से ढोल नगाड़े बजा रही थी। चाची, हम अपने घर के बाहर ढोल नगाड़े बजा रहे थे और भगवान को याद कर रहे थे। क्या भगवान को याद करना पाप है? देखो चाची, अपनी बहू को समझा लो। हम सभी मोहल्ले वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अगर कल ऐसा कुछ हुआ तो हम आपके पूरे परिवार के खिलाफ पूरा मोहल्ला मिलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे। फिर जो करना है पुलिस ही करेगी। देखो बहू, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम चारों ऐसा क्यों कर रही थी। अब तुम चारों चाहे जब उठो चाहे जब सो, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पूरी आजादी है। तो इस तरह से उन चारों का प्लान सफल हो गया। अगली सुबह वो चारों सोती रही। 1 बजे जब उन लोगों की नींद खुली तो देखा उनके पति भी सो रहे थे। बाहर निकलकर देखा तो सास ससुर भी खर्राटे मारकर सो रहे थे। ये क्या हो गया? इन लोगों को काम पर नहीं जाना क्या? सासू माँ, ससुर जी ये दोनों भी सो रहे हैं अभी तक। चलो अच्छा है, वो लोग सीधा शाम को 6 बजे उठे। आप लोगों ने तो आज हमारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। शाम तक भला कौन सोता है? बहू, जब हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तो तुम कौन होती हो हमें कुछ कहने वाली? जब तुम्हारा मन हो तब तुम लोग उठो, जब हमारा मन होगा हम लोग उठेंगे। अब उनके ससुराल वाले हर रोज शाम तक सोते रहते थे। काम धंधे पर भी जाना बंद कर दिया था उन लोगों ने। ऐसा ही 1 महीने तक चलता रहा। सुनिए, आज मेरा बर्थडे है, पार्टी नहीं करेंगे? अरे पार्टी कहाँ से करेंगे, हम लोग कंगाल हो चुके हैं। पिछले 1 महीने से हम लोग काम पर तो गए नहीं, इसलिए बॉस ने हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जो पैसा बचा था सब खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। कुछ दिनों बाद ये घर भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाभी हम लोगों को शाम 6 बजे तक सोने की आदत पड़ चुकी है और रात में तो हमारा ऑफिस खुलता नहीं। अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हमारे लिए नींद बहुत जरूरी है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें माफ कर दीजिए, हम भूल गए थे कि अब हम बच्चे नहीं रहे। आज से हम चारों सुबह 6 बजे उठेंगे। भाभी ने सही कहा, वरना ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो अच्छा हुआ, वरना हमें 1 महीने की फिर से छुट्टी लेनी पड़ती। हमने ये सारा नाटक तुम चारों को सुधारने के लिए किया था। उस दिन के बाद चारों बहुएं समय पर उठने लगी। उन्होंने मोहल्ले वालों से भी माफी मांग ली और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। रसोई में बैठकर चावल छांटती उर्मिला लगातार अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कब मुझे इस गृहस्थी से छुटकारा मिलेगा। सोचा था 4 बेटे हैं, उनका ब्याह करूंगी तो बहुओं के हाथ का बना खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो एक भी बेटे की शादी नहीं हो रही। गांव में इनकी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई, लेकिन ये चारों हैं कि अभी तक कुंवारे भटक रहे हैं। दरअसल उर्मिला का परिवार काफी गरीब था। वो कच्चे मकान में अपने 4 बेटों के साथ रहती थी, जहाँ कुछ टूटे फूटे बर्तन और थोड़ा सा सामान और एक पलंग था। उर्मिला को अपने बेटों की शादी की चिंता लगातार सताई जा रही थी। वो मंदिर के पंडित जी के पास जाती है। राम राम पंडित जी, मेरे बेटों के लिए कहीं कोई बात बनी क्या? क्या बताऊं उर्मिला बहन, जो भी रिश्ता मिलता है वो आपके घर और गरीबी के बारे में सुनकर ही ना कर देता है। अब लेकिन धीरज रखो, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं बताने आऊंगा। कुछ दिनों बाद पंडित चारों बेटों का रिश्ता लेकर वहां आता है। फिर दोनों परिवार मिलकर आपस में रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मिला की चारों बहुएं पायल, टीना, रजनी, साक्षी बहू बनकर उस घर में आ जाती हैं। लेकिन अपने ससुराल की हालात देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे भगवान, ये कैसा ससुराल मिला है जहाँ इतना सा सामान है और बिस्तर के नाम पर केवल एक पलंग। यहाँ तो ना तो ढंग का फर्नीचर है और ना ही कोई सुख सुविधा। वही तो, इस एक पलंग पर हम चारों बहनों को कितनी जगह मिल पाएगी? इसमें सोना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुओं, ये पलंग मैं अपने दहेज में लाई थी। मेरे पिताजी ने अपने सामने खड़े होकर एक बढ़ई से बनवाया था। उस टाइम की लकड़ी देखो तो कितनी मजबूत है। अब मिलजुल कर इस्तेमाल कर लो, तुम लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन सास ने जो सोचा था यहाँ तो उससे उल्टा ही हो रहा था। सास की बात को दरकिनार करते हुए
पायल झट से पलंग पर अपना तकिया रख देती है और रौब जमाते हुए कहती है, चलो चलो अब तुम तीनों जल्दी से कोना पकड़ लो, क्योंकि पलंग तो मेरा है। हा, तू जैसे कि कोई बड़ी प्रधानमंत्री है। पायल की बच्ची, जो तुझे पलंग पर सोना है, तू फैल कर उस पूरे पलंग पर सोएगी और हम नीचे जमीन पर। चल चल, मुझे भी इस पलंग में जगह दे। अच्छा, तुम दोनों आराम से पसर जाओगी इस पलंग पर, और हम दोनों का क्या? हम किस खेत की मूली हैं? हमें भी इसी पलंग पर जगह दो। फिर जैसे तैसे लड़ झगड़ कर चारों बहुएं पलंग पर फेविकोल की तरह चिपक कर सो जाती हैं। अरे ओ रजनी, मेरे अंदर घुसने का इरादा है क्या? सुहागरात पति के साथ मनाई जाती है, देवरानी जेठानी के साथ नहीं, समझी? चल उधर खिसक, दूर हो थोड़ा। बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं, नीचे गिर जाऊं क्या? देख नहीं रही, यहां बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसी तरह वो चारों लड़ते झगड़ते रात काट देती हैं, जबकि उसकी सास और चारों बेटे जमीन पर सो रहे होते हैं, लेकिन उनके शोरगुल से उन्हें भी ठीक से नींद नहीं आती। फिर अगली सुबह चारों नहा धोकर खाना बनाती हैं और घर के काम निपटाकर दिन में फिर पलंग पर सोने के लिए लड़ने लगती हैं। ये देखो इस मोटी रजनी को, कैसे पसर कर सो गई पलंग पर। चलो उधर रो, मुझे भी लेटने दो। मोटी किसको बोली तू? अब तो मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी, समझी? उनकी बुड़बुड़ाहट सुनकर उनकी सास वहां पर आ जाती है और उनसे बोलती है, ओफो, क्या है ये सब? कल से इस पलंग के लिए तुम चारों ने हल्ला मचा कर रखा है। अरे इतनी सारी जगह है, नीचे चटाई बिछाकर कुछ बहुएं उस पर सो जाओ। अरे अब थोड़ा तो समझौता करना सीखो, ब्याह हो गया है अब तुम्हारा। हम क्यों सोए माँ जी, हम तो इस पलंग पर ही सोएंगे। ओफो, जैसे ये पलंग नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। चारों बहुओं में से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थी और उस एक पलंग के लिए वो सभी लड़ती रहती थी, मगर बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनके लिए नया पलंग लाते। माँ, हम चारों भाई जो भी कमा रहे थे उससे बड़ी मुश्किल से हमारा खाने का गुजारा हो रहा है। अब हम इनके लिए नया पलंग कैसे लाएं? मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन ये बहुएं हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रोज रोज पलंग को लेकर कलेश करती रहती हैं। माँ, मैं तो इन कलेशों से तंग आ चुका हूँ। चैन से नींद भी नहीं ले सकते इस घर में। अब हर वक्त अशांति रहती है यहाँ। अब तो हमें कुछ करना होगा माँ, इनके झगड़े से हम सब दुखी हो गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। वो चारों जैसे तैसे उस पलंग पर थोड़ी थोड़ी जगह में सोने के लिए तैयार थी, लेकिन जमीन पर सोने के लिए कोई भी नहीं। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा। बूढ़ी उर्मिला अभी भी जमीन पर ही सोती थी, जिस कारण उसे ठंड लगने लगती है और वो कांपते हुए अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे पलंग पर थोड़ी जगह दे सकती हो? जगह है ही कहाँ माँ जी, हम खुद तो बड़ी मुश्किल से सो रही हैं, आपको कहाँ घुसाए यहाँ? हाँ माँ जी, और आपको जमीन पर सोने की आदत है, आप तो जमीन पर ही सो जाइए। अब माँ जी हमें बहुत तेज नींद आ रही है, अब हमें चैन से सोने दो और खुद भी जाकर जमीन पर सो जाओ। चारों बहुएं उसे पलंग पर सोने से मना कर देती हैं। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख उसके बेटों को उसकी चिंता सताती है। अगले दिन तक उसकी हालत थोड़ी और खराब होने लगती है। उधर चारों बहुएं आपस में खुसुर फुसुर करती हैं। जब हमारे पतियों की इतनी हैसियत नहीं कि एक पलंग ले आए, तो फिर हम क्यों उस बुढ़िया को इस पर सोने दें? इन माँ बेटों को तो आदत हो गई है जमीन पर सोने की, तो अब सोते रहे। मुझे तो लगता है माँ जी ये सब ड्रामे कर रही है पलंग पर सोने के लिए। लेकिन अब उर्मिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुखार से तपने लगा। भैया, हमें जल्दी से माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अगर इन चारों की वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अगर माँ की जगह तुम लोगों की सगी माँ होती, तब भी तुम ऐसा ही करती क्या? है? हमारी माँ ने अपना पलंग तुम चारों को दे दिया, और एक तुम हो जो बीमारी की हालत में भी उनके साथ ऐसा कर रही हो। उनकी बातें सुनकर चारों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उर्मिला के बेटे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और उसके लिए दवाई ले आए। लेकिन इन सबसे चारों बहुओं को सबक मिला। हमने अपनी पतियों की मजबूरी को नहीं समझा और माँ जी के साथ गलत किया। हाँ, अब हम चारों को कोई ना कोई काम करना होगा ताकि हम माँ जी के लिए नया पलंग ला सके। अब चारों बहुएं मिलकर लोगों के घरों में काम करने लगी और थोड़े पैसे जोड़कर अपनी सास के लिए एक नया पलंग लेकर आती हैं। माँ जी, ये पलंग आपके लिए, आपने हमारे आते ही हमें अपना पलंग दे दिया और हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। ये देख अब उर्मिला बहुत खुश हुई। सच में बहुओं, तुम चारों ने तो मेरा दिल जीत लिया। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपनी पत्नियों की मेहनत देख अब उन चारों भाइयों में भी हिम्मत आ गई। भाइयों, जो काम हम नहीं कर पाए हमारी बीवियों ने कर दिखाया। इन्होंने हमारी माँ के बारे में इतना सोचा, तो अब हमें भी इनके बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए। आप ठीक कहते हो भैया, हमें भी अपने थोड़े बचाए हुए पैसों से नया पलंग लाना चाहिए। जगह की कमी तो है नहीं अपने घर में। बिल्कुल ठीक कहा भाई। अब चारों भाई भी मिलकर एक पलंग ले आए
अब घर में 3 पलंग हो गए, जिससे अब सब आराम से उस पर सो सकते थे। अब किसी को भी ठंड में जमीन पर नहीं सोना पड़ता, जिससे ना तो वो बीमार होते और ना ही उन्हें ठंड लगती। अब उनके बीच के सारे कलेश भी खत्म हो गए और अब वो सभी खुशी खुशी आराम से पलंग पर सोते और चारों बेटे और बहुओं की कमाई से अब उनकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। Thanks for watching.